हाय गाइस, आप सभी लोगों से इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज डिस्कस करने वाला हूं जो कि सभी लोगों को बहुत काम आने वाला है कि लास्ट डे को कैसे यूज करना है गेट एग्जाम देने से पहले। आखिरी दिन आप लोग क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी गेट एग्जाम में परफॉर्मेंस डिक्रीज ना हो और आप अपना बेस्ट दे के आ पाओ। अब देखो, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे बहुत से लोग अपनी कॉपीज पढ़ने लगे होते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं और आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो वो चीज एक हेल्दी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि आप एक चीज सोच करके देखो, गेट एग्जाम की तैयारी आपने 6 महीने 1 साल के अंदर की है। अगर 1 साल के अंदर आप लोगों ने तैयारी की है तो क्या लास्ट के 1 घंटे में आप कुछ ऐसा पढ़ लोगे जो आप पूरे साल नहीं पढ़ पाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जो आपने पूरे साल पढ़ा है आपको एग्जाम के अंदर वही काम आने वाला है। लास्ट के 1 घंटे में आप कुछ भी एडिशनल पढ़ लो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार के सेट में, इस बार के गेट में वही चीज पूछी जाने वाली है? बहुत ही कम चांस है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ पढ़ने के लिए जब हम गए तो बाकी चीजों में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा और उसके कारण मुझे यह लगने लगा क्या मुझे दूसरा फॉर्मूला याद है, और उस फॉर्मूले में अगर हल्का बहुत भी ऊपर नीचे कोई चीज होती है तो फिर मैं वहां से अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता हूं। अरे यार, मैं तो भूल गया, अरे मुझे लगता है वो पूरा चैप्टर ही नहीं याद आ रहा है, वहां पे क्या हुआ करता था, क्या बताया गया था। तो ये चीज ऐसी है, बिल्डअप होती जाती है, ये कंपाउंड इफेक्ट होता है और अचानक से आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाता है। जहां आप घर से निकले थे पूरे कॉन्फिडेंस में, एग्जाम सेंटर पे पहुंच करके उस कॉन्फिडेंस को खत्म होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें लास्ट डे में या इवन जस्ट एग्जाम से पहले कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है जिससे गेन से ज्यादा हमारे कॉन्फिडेंस का लॉस हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग लास्ट डे पे कर सकते हैं जिससे कि मेरा रिवीजन भी हो जाए और जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज ना हो। तो मैं आप लोगों से लास्ट 24 आवर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि गेट से पहले लास्ट 24 आवर्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब देखो, आखिरी के 24 घंटे जो होते हैं उसके अंदर हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा ना पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको अपने कंप्लीट नोट्स खोल के देखना ही नहीं है। ऐसा कभी मत करना कि पूरी कॉपी लेकर के बैठ गए, जो टीचर ने पढ़ाया था या आपने नोट्स मार्केट से परचेज किए थे, खुद बनाए थे, वो पूरी कॉपी नहीं खोलनी है। आप भी जानते हो कॉपी के अंदर कुछ ऐसी डेरिवेशंस होती हैं जो लेंथी डेरिवेशन है और मैंने आपको कोई डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया है, बट हो सकता है वो रिजल्ट एग्जाम में यूजफुल ना हो सकता है वो चीज याद करके ना जानी हो। लेकिन जब मैं कॉपी खोलता हूं, उस पूरी कॉपी में 300 पेज में अगर एक भी फॉर्मूला ऐसा मिल गया जो मुझे पहले नहीं याद था, तो वहां से कॉन्फिडेंस फिनिश है ना। वहां से कॉन्फिडेंस फिनिश हुआ तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा दिमाग में? अरे यार, इस सब्जेक्ट का फॉर्मूला भूल रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा भी कमजोर पड़ गया। फिर मैं दूसरी कॉपी खोलूंगा, दूसरी कॉपी में सेम चीज होगी, तीसरी कॉपी खोलूंगा। अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो 24 आवर्स में जितना गेन कर पाऊंगा उससे कहीं ज्यादा मेरा लॉस हो जाएगा। देखो, हर चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, बट उसे सही टाइम पे रिकॉल करना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ भूल गए हो, बट वो चीज ये हो सकता है आपके माइंड में टॉप पे ना हो, वो चीज कहीं दब गई हो। ऐसा नहीं होता कि आप उसको भूल जाओ। तो इसीलिए लास्ट 24 आवर्स में रिवाइज करो। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन रिवीजन ऐसा करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े, ना कि कॉन्फिडेंस कम हो। अब ऐसा कौन सा रिवीजन होता है जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो? तो मैं यहां पे ये कहूंगा, यू हैव टू रिवाइज फॉर्मूला लिस्ट। अब ये फॉर्मूला लिस्ट क्या चीज है? देखो, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, हर ब्रांच में, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। अगर कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो एग्जाम के अंदर यूज होने वाले हैं तो हर सब्जेक्ट के वो फॉर्मूले लिख लो। हर सब्जेक्ट में 2 से 3 पेज, ठीक है, 2 से 3 पेज से ज्यादा पेजेस नहीं लगने चाहिए जब हम लोग फॉर्मूला लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब बात यह आती है फॉर्मूला लिस्ट बनती कैसी है। देखो, मान लो मैंने एक क्वांटिटी ऐसे लिखी, x = y/z/w। सपोज ये मेरा एक फॉर्मूला है, तो मुझे इसमें यह भी डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्मूले के नीचे x, y, z, w होते क्या हैं और इनकी यूनिट्स क्या होती हैं।
क्योंकि देखो बहुत बार मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, उन्हें फॉर्मूला एग्जैक्ट पता है, लेकिन एग्जाम में बैठ करके वो ये भूल जाते हैं फॉर्मूले की कौन सी टर्म क्या तुम्हें बताती है। अगर तुम ये भूल गए तो वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं, या उसकी यूनिट्स भूल गए, कहीं सेंटीमीटर में डालना था आपने मीटर में डाल दिया, तो भी वो फॉर्मूला आपका गलत आंसर देगा। तो सिर्फ फॉर्मूला याद होना काफी नहीं है, फॉर्मूले के अंदर लिखी हर टर्म पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल है ना। कई बार क्या होता है कि एक फॉर्मूला एक जगह एप्लीकेबल होकर दूसरी जगह फेल हो जाता है, तो वो चीज फॉर्मूले के साथ लिखी होनी चाहिए, दैट दिस कैन ओनली बी अप्लाइड इन पर्टिकुलर केस। अगर इस तरह से आपको फॉर्मूला पता है तभी उसको रिवाइज करने का फायदा है, सिर्फ वो एक्सप्रेशन अकेला किसी काम का नहीं, उसके साथ जुड़ी कंडीशन, उसके साथ जुड़ी सभी टर्म्स, इन सभी चीजों पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है, वरना ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई फॉर्मूला लिस्ट की, जो कि आपको बनाना होगा गेट एग्जाम से पहले, ताकि लास्ट डे में आप इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर पाओ। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें रिलैक्स करना है लास्ट डे पे। अब रिलैक्स कैसे करेंगे, रिलैक्स करने में देखो सबसे पहली बात, रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप पे चैट करनी है, फेसबुक चलाना है, क्योंकि ऐसा करने से नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया हमें यूज ही नहीं करना है। मान लो आपने फेसबुक पे ग्रुप ओपन किया, सपोज गेट एस्पायरेंसी ओपन किया, उस पे एक बच्चे ने पोस्ट डाल दी कि मैं आखिरी दिन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब उसको सोच के आपके दिमाग में ये बात आई, यार डर तो मुझे भी लग रहा है, क्या पता कैसा एग्जाम आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारे थॉट्स आपके पीयर्स, आपके कलीग्स के थ्रू आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो इसीलिए सोशल मीडिया का यूज आखिरी 24 घंटे में नहीं करेंगे। वरना देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपने फेसबुक ग्रुप खोला, उस पे टॉप पे एक ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो आपसे नहीं बना, आप घबरा गए, क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना, मैं तो कल गेट देने वाला हूं, आज ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स जब दिमाग में आने लगते हैं तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें फोकस रहना है और हमें रिलैक्स करना है, रिलैक्स में सोशल मीडिया इंक्लूड नहीं होता। अब रिलैक्स किस किस तरह से कर सकते हो, देखो कई लोगों को गाने सुनने का शौक होता है, तो गाना सुनो। गाना सुनने से क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है। हमारा माइंड कितना भी टेंशन में हो, हम जब कभी सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं, दूसरे तीसरे सॉन्ग तक पहुंचते पहुंचते हमारे दिमाग से वो बात बिल्कुल निकल जाती है, जिस कारण से हम लोग बहुत ज्यादा टेंस थे, हमारा दिमाग पूरा का पूरा शांत हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप म्यूजिक सुनते हो। अगर मूवीज का शौक रखते हो तो कोई एक मूवी देख लेना, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन टीवी सीरीज ही निपटा दी, एक आध मूवी देख सकते हो लास्ट डे पे। और अगर खाने पीने का शौक है तो कुछ एक स्नैक्स खा सकते हो। अब देखो, लेकिन स्नैक्स का मतलब ये नहीं है जैसे कोई लोग नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल ही चिकन बिरयानी खाने चले गए या बटर चिकन खा रहे हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं खाना है ना। तो स्नैक्स जो है, जो भी आप स्नैक्स लेने वाले हो लास्ट 24 आवर्स में, दे शुड नॉट बी हैवी और ऑयली खाना नहीं खाना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं खाने से मना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी वजह से ऐसा हुआ कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया आखिरी 24 घंटे के अंदर, तो इतनी गारंटी है एग्जाम के अंदर आप एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे। और जब आप अपना 100% एग्जाम में नहीं दे पाओगे तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो आपको पहले यह ध्यान देना है कि आप एग्जाम के अंदर उन 3 घंटे में अपना 100% दे पा रहे हो, और अपना 100% देने के लिए आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी चीजें खा रहे हो ये मॉनिटर करना कि वो बहुत ज्यादा हैवी या ऑयली ना हो। ठीक है, तो स्नैक्स में ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा हमें एक काम और करना है, कलेक्ट करना है जो भी स्टफ गेट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो भी चीजें गेट एग्जाम में लेकर के जानी है उसको पहले से ही कलेक्ट करके रखना। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, पेन की जरूरत पड़ने वाली है। पेन हमेशा
दो साथ लेके जाएंगे, क्योंकि अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा बंडल बना लिया पेन का, उतना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो आपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे अलग अलग पेन से, वैसा भी एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में एक ही कलर के पेन से सॉल्व करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो, है ना। तो ऐसा नहीं कि कभी शौक में ले जा रहे हो, एक लाल पेन भी चाहिए भाई, एक हरा भी चाहिए, एक काला चाहिए, एक नीला चाहिए, वैसा नहीं करना है। दूसरी बात, ये जो पेन आप लेके जाने वाले हो, ये पेन वो ले जाना जिससे लिखने में आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट है। अब कई लोगों का शौक ऐसा होता है, जैसे कभी मुझे भी था कि जब मैं बचपन में स्कूल में एग्जाम देता था तो भाई पार्कर के पेन से देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम के अंदर भले ही पेन 5 रुपए का हो, बट वो पेन ऐसा हो जो कि आपको लिखने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो कई बार क्या होता है, मान लो पेन रफ चल रहा है, पेन स्मूथ नहीं चल रहा, तो मेरा ध्यान बार बार पेन की तरफ जाता है, मैं सही नहीं लिख पा रहा हूं, बार बार पेन को झटक रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो उससे मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, मेरा दिमाग क्वेश्चन पे नहीं है वहां पे। और अगर ऐसा होने लगा तो फिर आप अपना 100% क्वेश्चन को नहीं दे पाओगे। इसीलिए पेन जो है ना, ये नया मत लेकर के जाना। ये पेन एटलीस्ट ऐसा रहना चाहिए जो कि आप एक आध हफ्ते यूज कर चुके हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसमें थोड़ी सी इंक बची है, एटलीस्ट आधी इंक बची हो और वो पेन आप थोड़ा बहुत चला चुके हो। क्योंकि एक दो बार पेन यूज कर लेने से क्या होता है कि आपके पेन का फ्लो बन जाता है, इंक का फ्लो बन जाता है, राइटिंग लिखना आसान हो जाता है। बट एकदम नया पेन जब हम निकालते हैं तो वो स्मूथ कभी नहीं चलता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है वो स्मूथनेस लेवल पे आने में। तो एकदम नया पेन कैरी मत करना, थोड़ा सा ऐसा यूज्ड पेन कैरी करो जिससे आपको लिखने की आदत है। और पेन उसी ब्रांड का ले जाओ जिस पेन से आपको लिखने में सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है। और सिंपल बॉल पेन लेकर के जाना, इंक पेन नहीं, क्योंकि इंक पेन से स्पीड उतनी नहीं होती लिखने की जितनी की एक बॉल पेन से बनती है। अब दूसरी चीज क्या लगेगी भाई, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देखो वैसे तो लिखा होता है कि कलर लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हो, बट स्टिल सेफ साइड के लिए 2 कलर्ड प्रिंट आउट ले लो एडमिट कार्ड के, कि एक कहीं अगर मिसप्लेस हो भी गया तो आप दूसरे एडमिट कार्ड से एंट्री ले सकते हो। तो 2 रखो सेफ साइड के लिए, और दोनों को अलग अलग जगह रख के रखो। अभी एक साथ रखोगे तो दोनों घूम जाएंगे। तीसरा होगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ लेकर के जाना है तो सबसे अच्छा रहेगा अगर आधार कार्ड लेके जा सकते हो, वरना और क्या ले जा सकते हो इसके अलावा, पासपोर्ट वगैरह ले जा सकते हो। आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वहां पे, है ना। पैन कार्ड भी चल सकता है, एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। तो ये 3 चीजें आपको क्या करना है, एक पाउच ले लेना और एक पाउच के अंदर ये तीनों चीजें रख लेना, और वो पाउच एज इट इज एग्जाम के अंदर कैरी कर लेना। अब एग्जाम के अंदर आपको ना तो घड़ी ले जाने दी जाती है ना ही मोबाइल फोन। तो घड़ी तो एग्जाम सेंटर पे पहन करके मत जाना, क्योंकि घड़ी का कोई काम है नहीं, वहां पे आपको टाइमर स्क्रीन पे दिखता है, तो वॉच का कोई यूज नहीं होने वाला है। रही बात मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन सभी लोग कैरी करते ही हैं, क्योंकि घर से कॉल आ जाए या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म करना है तो मोबाइल फोन एक जरूरत है। लेकिन मोबाइल फोन सिर्फ डायरेक्टली मोबाइल मत लेके जाना, एक छोटा सा बैग कैरी कर लेना जिसके अंदर मोबाइल फोन डाल दोगे एग्जाम से पहले, और वहां काउंटर्स बने रहते हैं जो कि आपसे 10-20 रुपए लेकर के बैग डिपॉजिट कर लेते हैं। तो उन्हें अपना बैग दे दोगे और वहां पे अपना मोबाइल फोन भी सेफ रहेगा। अगर मोबाइल फोन ओपन में है तो चांसेस हैं कि उसके साथ रिस्क भी हो सकता है ना। तो ऐसा रिस्क मत लेना, एक छोटा सा बैग हमेशा अपने साथ आप कैरी कर सकते हो। तो ये सभी चीजों की तैयारी आपको पिछले दिन ही करके रखनी होगी, ताकि इनकेस अगर कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज लैकिंग है, तो आप उसे अरेंज कर पाओ। अब एग्जाम मान लो सुबह में है, अब सुबह उठ के याद आ रहा है अरे यार पेन भी ले जाना था, पेन तो मेरे पास है नहीं, चलो रास्ते से खरीद लेंगे, ये सब काम नहीं करना है। जब एग्जाम के लिए निकले हो घर से तो पूरी तैयारी से निकले हो, रास्ते से कुछ नहीं लेना है, ना ही मुझे रास्ते में कोई और काम है। अब देखो इसके बाद बात यह आती है आखिरी 24 घंटे का शेड्यूल कैसा बनेगा, है ना। तो एग्जाम 2 सेशन में होता है, कुछ बच्चों का मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होगा, कुछ ब्रांचेस का, और कुछ का इवनिंग सेशन में। जैसे इलेक्ट्रिकल का इवनिंग में पढ़ रहा है, तो मैं दोनों ही तरह के लिए शेड्यूल एक बार आपसे डिस्कस करता हूं कि किस तरह से अपना टाइम मैनेज करने वाले हो। देखो पहले मॉर्निंग सेशन वालों के लिए बात कर लेते हैं। जिन लोगों का मॉर्निंग सेशन में एग्जाम है, तो मैं लास्ट 24 आवर्स की बात कर रहा हूं, तो पिछले दिन से बात करते हैं। सपोज आप 9 AM उठे हो, आपने अपना आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह किया, 7 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, बट 9 बजे से मैं बात कर रहा हूं जबकि आप ब्रेकफास्ट करते हो, है ना। फिर 10 AM से 12 नून तक क्या करो,
ये अपने फॉर्मूला लिस्ट जो हमने बनाई थी इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लिया। 12 नून से 2 PM तक हमने क्या किया, यहां पे हमने कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर ली, गाने सुन लिए या मूवी देख ली। 2 PM पे आपने लंच किया। अब सपोज 3 PM से 5 PM फिर से आपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। फिर 5 PM से 8 PM तक आपने अपना जो भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी थी वो दोबारा से किया। ठीक है, और 8 PM पे डिनर करने चले गए, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत बातचीत किया, डिनर किया। और 9 PM पे आपने जो भी स्टफ आपको कलेक्ट करना था वो आपने एक जगह चेक कर लिया कि आपके पास सभी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं। और 10 PM पे 10 PM से 6 AM तक सो गए। तो देखो यहां पे ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट आप गेट एग्जाम से पहले 8 घंटे सो के जाने वाले हो, कभी भी उससे कम नींद लेकर के मत जाना, वरना एग्जाम के अंदर नींद आएगी। ठीक है, और दूसरी बात, दोपहर में बिल्कुल भी मत सोना, वरना क्या होगा, इस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी, इस टाइम पे नींद नहीं आएगी तो फिर एग्जाम के अंदर आने वाली है। तो इसलिए कोशिश करना कि दोपहर में हम लोग नहीं सोएं। अब 6 AM आप उठ करके 6 to 7 AM आप रेडी हो गए, और एक बार रेडी हो जाते हो तो फिर एग्जाम के लिए निकल जाओगे। इस शेड्यूल को हल्का बहुत आप लोग मॉडिफाई कर लेना डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेंटर कहां है और आपको कितने बजे निकलना पड़ेगा। अब जिन लोगों का एग्जाम इवनिंग में पढ़ने वाला है ना, जिन लोगों का एग्जाम आफ्टरनून सेशन में पढ़ने वाला है 2:30 से 5:30 के बीच, उन लोगों का शेड्यूल मैं 2 बजे से डिस्कस करूंगा। यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये 2 PM से 9 PM वाला सेम मेंटेन करो, मॉर्निंग जैसे। अब मान लो 10 PM से हम लोग एक बार इसके अंदर रिवाइज कर चुके हैं, 10 PM से 11 PM तक एक बार और रिवाइज कर लो, 11-11:30 तक। ठीक है, 11:30 से 1 AM जो भी आपकी रिलैक्सिंग एक्टिविटी है वो आपने किया। ठीक है, या फिर ऐसा करो, बेटर है कि 10 PM से 1 AM तक जो भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी थी वो किया। 1 AM से 10 AM तक या 9 AM तक स्लीप हो गया। फिर 9 AM ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, फिर 10 AM to 11 AM यहां पे आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। 11 to 12 यहां पे आप रेडी हो गए, और 12 नून को आप लोग लीव कर सकते हो एग्जाम सेंटर के लिए। लेकिन अब देखो इसके अंदर ये ध्यान रखना कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट तो 9 बजे कर लिया है, एग्जाम से आप छूटने वाले हो 5:30 पे, तो भूख जरूर लगेगी बीच में। इसीलिए जब एग्जाम में जा रहे हो तो कोई हल्का फुल्का स्नैक अपने साथ कैरी कर लो, जो कि हैवी भी ना हो और साथ साथ आपको भूख भी ना लगे एग्जाम के अंदर जाकर के, है ना। एग्जाम के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे। तो अगर ये सब स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो एग्जाम में जो लास्ट 24 आवर्स का प्रेशर है उसे भी अवॉइड कर सकते हो और अपना रिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हो। बट जो कुछ बातें मैंने बताई उनको थोड़ा सा केयर करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर और अपना बेस्ट दे पाओगे। थैंक यू।